हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट नवनीत के पाठ 2 वात्सल भाव के अंतर्गत 2 कवियों की कविताएं हैं, जिसमें पहला है आपका कवितावली तुलसीदास की, दूसरा सोए हुए बच्चे से हरिनारायण व्यास का। इसके प्रश्नोत्तरों को आज हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि प्रश्नोत्तर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले इसके 2-3 वीडियो इस पाठ के ऑलरेडी डाली जा चुकी है, उसकी व्याख्या बताई गई है। यदि आप उसको ना देखे हों तो उसको पहले देखें। क्योंकि यदि आप व्याख्या समझ लेंगे तो प्रश्नोत्तर याद करने में सहूलियत होती है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरे एफबी पेज है ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हम इमेजेस, फ़ोटो और पाठ से संबंधित तथ्य डालते रहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है विनोद राज 5724, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस संबंधित मेरी वेबसाइट है trickyhindi.com, इसी के संबंधित हम इस पाठ से संबंधित तथ्य वहाँ पर लिखित रूप में आपको मिल जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ जा कर के गूगल में आप जाएंगे, trickyhindi.com डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, खुल जाएगा। मेरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की दी हुई है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पार्ट जो है दोस्तों, चलिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है। तो आपने अर्थ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बताया गया था कि सखी प्रातः काल अवध के राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। तो सखी कहाँ जाती है? प्रातः काल अवध के राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। उसमें क्या कहते, उसकी जो व्याख्या है पढ़े होंगे आप कवितावली की, तो उसमें कहा गया है पहले ही पंक्ति में, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लय निकसे। सुत गोद कै भूपत मतलब अवधेश राजा, अवध के राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। दूसरा जो प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं। बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं। तो बालक राम किसकी हट करते हैं, उसका उत्तर देख लेते हैं। बालक राम चंद्रमा या चंद्र खिलौनों मांगने की हट करते हैं। बालक राम किसका हट करते हैं? चंद्र खिलौना मांगने का हट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है। बच्चे के आंखों की तुलना किससे की गई है, ये हरिनारायण व्यास के पाठ से है। तो बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। किससे की गई है? तितली के पंखों से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है। तो तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है? इसका उत्तर है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र सदैव विहार करते हैं। ठीक है ना, कौन विहार करता है? अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र विहार करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। कह रहे हैं मेरे मन मंदिर में अवधेश के चारों बालक हमारे मन मंदिर में क्या करते हैं? विहार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया। ईश्वर ने
रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है, ये सोए हुए बच्चे से कहा गया। तो ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियां दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, ठीक है ना। तो ये अति लघु उत्तरी के हो गए 4 प्रश्न। अब देखते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न जो है, सखी ठगी सी क्यों रह गई। सखी ठगी सी क्यों रह गई। तो सखी जब राजा दशरथ के द्वार पर जाती है तो राजा दशरथ बालक राम को गोद पर लेकर निकलते हैं, तो कहती है अवलोक हो सोच विमोचन को, ठगी सी रह गई जे ना ठगे धिक से। इसका उत्तर देखते हैं। सखी भगवान राम की बाल छवि को देख करके दंग रह जाती है। सखी क्या करती है, जैसे ही बालक राम की छवि को देखती है तो दंग रह जाती है। राजा अपनी गोद में उन्हें जब खिलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो उनकी छवि को देखकर सखी ठगी सी रह जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माताएं, यहाँ पर चंद बिंदियाँ होंगी, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में टाइप करने में आ नहीं रहा था, इसलिए कहीं कहीं जो है चंद्रबिंदियों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आँखों में होगा, आँख में, ठीक है ना, हम बताते जाएंगे कहाँ पर चंद्रबिंदियाँ होंगी। तो माताएं बालक राम की कौन सी टेस्टों से, सॉरी यहाँ पर चेष्टाओं से होगी। यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, चेष्टाओं, चेष्टाओं से। तो माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं। तो माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो माताएं बालक राम की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर प्रसन्न होती हैं। किसको देख करके, बाल सुलभ चेष्टाओं को, ठीक है ना। कभी बालक रामचंद्र खिलौना की मांग करते हैं, तो कभी स्वयं का प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं, तो कभी बाल हट करने लगते हैं। तो माताएं इस प्रकार बालक राम के प्रतिबिंब मतलब इन चेष्टाओं से प्रसन्न हो जाती हैं। कबहू ससीमागत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सवय मन मोद भरे, कबहू ऋषियाय कहे हट के पुण्य लेत सोई जे हिलागी अरे, अवधेश के बालक 4 सदा। ये कवितावली का चौथा पद है। तो ये उत्तर होगा इसका। तो माताएं बालक राम की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर प्रसन्न होती हैं। कभी बालक रामचंद्र खिलौनों को मांग करते हैं, तो कभी स्वयं का प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं, तो कभी बाल हट करने लगते हैं। बाल हट मतलब जिद करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे के, यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आ गया है, इसके बाद तीसरा होगा दूसरे के बाद, लेकिन चौथा देख लीजिए आगे। बच्चे के रेशम बालों को कभी अपने हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता। तो बच्चे के रेशम बालों को कभी अपनी हथेलियों से क्यों नहीं स्पर्श करना चाहता। इसका उत्तर जो होगा, कभी बच्चे की रेशमी बालों को बिवाई वाली पथरेली हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है फटी हुई चमड़ी में उलझकर, क्या हो जाएगा, फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाए न जाए। अर्थात वह अपनी दुर्दशा दुरावस्था को उसके स्वर्णिम भविष्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहता है। तो सोए हुए बच्चे का में कहा गया, फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा, आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। तो ये इसका उत्तर होगा। कभी बच्चे की रेशमी बालों को अपनी बिवाई वाली पथरेली हथेली से नहीं छूना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट न जाए,
अर्थात अपनी दुर्दशा, अपनी दुरावस्था से उसके स्वर्णिम भविष्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? ये तीसरा प्रश्न है, चौथा पहले आ चुका है। तो तीसरा प्रश्न है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इसका उत्तर देखते हैं। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? तो बालक राम का मुख सौंदर्य जो है अनुपम है, अनुपम है। उनके का मुख कमल के समान है, घुंघराले बाल हैं, दांत बिजली के समान चमकदार हैं, उनकी गले में मोतियों की माला है, गलों पर लटें लटक रही हैं। क्या लटक रही हैं? लटें लटक रही हैं। कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है, उनकी ओंठ नवीन पत्तों के समान कोमल है। पांचवा कवितावली का पद है, बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जबै छब मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो ये बालक राम के मुख सौंदर्य की व्याख्यान है। तो बालक राम का मुख सौंदर्य अनुपम है, उनका मुख कमल के समान है, घुंघराले बाल हैं, दांत बिजली के समान चमकदार हैं, उनकी गले में मोतियों की माला है, गालों पर लटें लटक रही है, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है, उनकी ओंठ नवीन के पत्तों के समान कोमल है। तो दोस्तों ये रहा आज पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर। दीर्घ उत्तरी इसलिए नहीं बताते क्योंकि दीर्घ उत्तरी बहुत कम पूछा जाता है, बाद में इसको आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। यदि चैनल में आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा हौसला बना रहे, और कमेंट्स करें। कहीं भी आपको समस्या हो तो कमेंट्स कर दें। आप चाहे मेरे फेसबुक में जा सकते हैं, इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप जा करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।